हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करें। क्या डिस्कस करना है आज? पेटी कैश बुक। शुरू करते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। कोई मुझे बताएगा पेटी कैश बुक का मतलब क्या है, पर्पस क्या है पेटी कैश बुक का? ठीक है। और कोई कुछ एड ऑन करना चाहता है इसमें? ठीक है, ये जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं कि जो भी सन्ड्री एक्सपेंसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे चुटपुट के खर्चे होते हैं, इनका बर्डन भी अगर हेड कैशियर के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा? हेड कैशियर। तो हेड कैशियर ओवर बर्डन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर बर्डन। तो ये छोटे मोटे खर्चों के लिए हमने एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर दिया होगा और उसको हमने कहा होगा तुम ये छोटे मोटे खर्चे मैनेज करो, और उसे हम पेटी कैश बुक कह देंगे। क्या कह देंगे? पेटी कैश। सर ये छोटे मोटे खर्चों की वैल्यू कितनी होगी? ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। हो सकता है मैं अगर अपने यहाँ पर बात करूं तो मैं कह दूं कि अगर 500 रुपए तक का खर्चा है तो उसके लिए मैं पेटी कैशियर अपॉइंट कर दूं कि 500 रुपए से ऊपर का खर्चा है तो हेड कैशियर करेगा, बट 500 रुपए तक का खर्चा है तो क्या करेगा? पेटी कैशियर करेगा। टाटा मोटर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो हो सकता है लिमिट डिफाइन कर दें 5,000 रुपए, कि 5,000 रुपए या उससे नीचे के खर्चे हैं तो वो पेटी कैशियर करेगा, और 5,000 से ऊपर के खर्चे हैं तो किसके द्वारा किया जाएगा? हेड कैशियर के द्वारा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड कर दिया जाएगा कि पेटी कैशियर या पेटी कैश बुक के माध्यम से कौन कौन से खर्चे होंगे। ये सुनो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में क्या किया जाएगा कि एक हेड अकाउंटेंट है या हेड कैशियर है, एक हेड कैशियर है और हेड कैश एक है आपका पेटी कैश बुक वाला, जो कि पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा है। जैसे मंथ का बिगनिंग हुआ, बिगनिंग ऑफ द मंथ पे, बिगनिंग ऑफ मंथ पे मान लीजिए हेड कैशियर ने एक एस्टिमेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? एक एस्टिमेशन कि महीने भर में 10,000 रुपीज के चुटपुट के खर्चे हो जाएंगे, महीने भर में 10,000 रुपीज के सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ में उसने 10,000 रुपए दे दिए। किसको? पेटी कैश बुक वाले को 10,000 रुपए दे दिए। ये सुनो, और इससे कहा कि आप अब इसमें पूरे महीने क्या करिए? खर्च करिए। यहां से वो इस पैसे से, इस 10,000 से वो पूरे महीने ढेर सारे खर्चों में खर्चा करता रहता है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस कर रहा है वो। पेटी एक्सपेंसेस। और इसके बाद एंड ऑफ द मंथ पे कुछ बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, वो मान लीजिए बैलेंस उसके पास बचा 1,000 रुपए। कितना बचा? 1,000 रुपए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग पे हेड कैशियर इसको 9,000 रुपए और दे देगा, और फिर हमारे पास 10,000 का बैलेंस हो जाएगा बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मेरी बात समझ में आई? हेड कैशियर ने बिजनेस के जो रूटीन चुटपुट के खर्चे हैं उनको एस्टिमेट करके एक वैल्यू एस्टिमेट कर ली। मंथ के बिगनिंग में वो वैल्यू उन्होंने पेटी कैशियर को दे दी और कहा कि आप इससे खर्चे करते रहना, एक लिमिट फिक्स कर दी कि ये वाले खर्चे आप करते रहना। और मंथ के अंत में जितने भी खर्चे हो चुके होंगे, इसका पूरा आप हिसाब किताब मेंटेन करिए। मंथ के अंत में जो भी आपके पास पैसा बचे वो निकालिए, और फिर एक बार हम फिर से जो बैलेंस, हमें टोटल 10,000 का एस्टिमेट है हमारा,
तो 9,000 हमने और पे 9,000 हमने पेटी कैशियर को और दे दिए। अब अगले मंथ के बिगनिंग में पेटी कैशियर के पास फिर से कितना बैलेंस हो गया? 10,000। फिर क्या करेगा वो? इसी से पूरे मंथ में क्या करता रहेगा? खर्चे करता रहेगा, और फिर लास्ट में देखेगा कितना बैलेंस बचा। इसके बाद जो बैलेंस बचा होगा, जितना डिफरेंस रह रहा होगा नए टारगेट में या वही पुराना टारगेट है, उतना और पे करके नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? कैशबुक के इस सिस्टम को पेटी कैशबुक कहते हैं, या कहते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। क्या कहलाता है ये? बोलिए। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। ये जो सिस्टम है, पेटी कैशबुक क्या है ये हमने समझा, और ये जो सिस्टम है हमने कि एक फिक्स अमाउंट शुरू में दे दिया, महीने में खर्चे हुए, फिर अंत में जो बैलेंस बचा फिर से अगले महीने की शुरुआत में हमने उतना अमाउंट करके फिर पेटी कैशियर को दे दिया, फिर नेक्स्ट मंथ में खर्चा करता रहेगा। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। कई बार थ्योरी के रूप में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। तो आपको जो यहां पर मैं बता रहा हूं, इसी बात को आपको लिख देना है। वही सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक। ये तो हमने समझा पेटी कैशबुक होती क्या है। अब हम देखेंगे कि पेटी कैशबुक बनाई कैसे जाएगी। जो पेटी कैशियर है वो जो खर्चे कर रहा है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी होगी ना कि आपने जो खर्चे किए हैं कहां कहां पर किए हैं, उनका बैलेंस बताइए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। बात मुद्दा यहाँ 10,000 की नहीं होती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो पेटी कैश का जो बजट होगा वो करोड़ों रुपए में होता है। कितने का होता है? करोड़ों में। कि 1 करोड़ रुपए वो मंथ के शुरुआत में दे दिए, अब पूरे महीने खर्चे करते रहो। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पेटी कैशबुक का, पेटी कैशियर का बजट बड़ा होता है। ये तो हमने समझाने के लिए एक अमाउंट लिया हुआ है, कितने का? 10,000। तो बड़ा पैसा लग रहा है कहीं भी, अकाउंटिंग होनी जरूरी है। ये जानना हमें जरूरी है कि जो पैसा लगा है वो कहां पर लगा हुआ है, क्या सही जगह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। पेटी कैशबुक बना के, पेटी कैशबुक का जो सिस्टम है बनाने का वो कुछ इस तरीके का है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेटी कैशियर है ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो। तो आपको हेडवाइज भी पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि हम स्टेशनरी का खर्चा इतना लेंगे, कन्वेंस का इतना लेंगे, ट्रैवलिंग का इतना लेंगे, तो सबका हेडवाइज पता चल जाएगा कि पूरे मंथ में स्टेशनरी में टोटल कितना खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग में टोटल कितना खर्चा हुआ। तो ये सारी बातें एक हम बेटर तरीके से कैश के छोटे मोटे खर्चों में जो कैश का खर्चा हो रहा है उसको हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेटी कैश। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात नोट करिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं। बोलो बेटा।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हो गया? चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Impressed system of petty cash. It is convenience to interest a definite sum of money to a petty cashier. हम एक पेटी कैशियर को इन द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में पेटी कैशियर को हम एक फिक्स सम दे देंगे, एक अमाउंट दे देंगे, एंड टू रिम्बर्स हिम फॉर द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर वो जितना भी खर्चा कर देगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 10,000 हमने दिए, ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना खर्चा कर दिया? 9,000, तभी तो 1,000 बचा ना। तो जितना उसने खर्चा कर दिया उतना हम रियम्बर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रियम्बर्स। तो फिर से उसके पास कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। 10 he will have again the fixed amount in the beginning of next period, तो अगले पीरियड में उसके पास फिर से उतना अमाउंट हो जाएगा। such a system is known as impressed system of petty cash book। कैश बुक के इस सिस्टम को, पेटी कैश बुक के इस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, और चाहो तो अगर आप डेफिनेशन में नोट करना चाहो तो यहां से यहां तक नोट भी कर सकते। बोल रहे हैं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, कह रहे हैं दिस सिस्टम इज वेरी यूजफुल स्पेसिफिकली स्पेशली इफ एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज यूज्ड। कब ये यूजफुल है? जब आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनानी। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का मतलब जिससे आप ये भी पता कर पाओ कि किस आइटम पे कितना खर्चा हुआ है। अभी हम समझेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होती है। ठीक है, द बुक हैज वन रिकॉर्ड पेमेंट of the various types. The book has one column to record the receipt of cash and other columns to record the payment of various type। अब ये उसके बारे में बता रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के हिसाब से ही पेटी कैश बुक को सॉल्व भी कर लेते हैं, फॉर्मेट भी समझ लेते हैं कि कैसा बनेगा, और कॉन्सेप्ट और जो बचे हुए हैं वो भी वहां पे समझ में आ जाएंगे, बाद में रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था ये समझ में आ चुका होगा, डेफिनेशन आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको पेटी कैश बुक बनानी है। कह रहा है January 1 रिसीव्ड ₹10,000। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप अभी कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक में क्या होता था? रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साथ साथ चलते थे। कभी रिसिप्ट कभी पेमेंट, कभी रिसिप्ट कभी पेमेंट, कभी रिसिप्ट कभी पेमेंट, साथ चलते थे। पेटी कैश बुक में क्या रिसिप्ट बार बार होगी? क्या नहीं, रिसिप्ट केवल एक बार बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे आपका बैलेंस होगा, बस। इसके अलावा कोई ड्यूरिंग द मंथ कोई भी रिसिप्ट नहीं होगी, जनरली नहीं होगी। बाकी सब क्या होंगे? पेमेंट्स होंगे। तो पेटी कैश बुक में जो हमारा फोकस है वो कंट्रोल करना किसको है? पेमेंट्स को कंट्रोल करना फोकस है, क्योंकि ज्यादातर जो एंट्रीज आ रही है वो किस पे आ रही है? पेमेंट्स पे।
रिसिप्ट की तो एक ही एंट्री है शुरुआत में जो हो जाएगी, बाकी जितनी भी एंट्री है वो किसकी है, पेमेंट की। तो शुरुआत में हमें 100 रुपए मिल गए, फिर 2 तारीख को हमने बस का किराया पे कर दिया, कार्टेज पे कर दी, पोस्टेज पे कर दिए, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर पे कर दिए, स्टेशनरी पे कर दी, फिर बस का किराया पे कर दिया, दोबारा से बस का किराया पे कर दिया, फिर रिपेयर का हमने पे कर दिया, फिर बस का किराया हमने पे कर दिया, फिर हमने कार्टेज पे करी, फिर पोस्टेज पे करे, फिर बस का किराया पे करा, फिर कार्टेज पे करी, फिर स्टेशनरी पे करी और फिर रिफ्रेशमेंट। आप क्या देख रहे हो, यहां पर 2-3 आइटम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना? तो उन आइटम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम देखेंगे, उनको हम एक एक हेड बना देंगे। जैसे जो बस फेयर है, बस फेयर को हम कन्वेंस का नाम दे दे रहे हैं। किसका नाम दे दे रहे हैं, कन्वेंस। तो एक हेड हमने कौन सा बनाया, कन्वेंस। हमने ढूंढा एक हेड कौन सा है, कन्वेंस। कन्वेंस जो बस का किराया, कन्वेंस ही तो बोलते ना इसको। और दूसरा हेड हमने बना दिया कार्टेज का। कार्टेज क्या होता है, ये भाड़ा है, गुड्स पे भाड़ा है। कन्वेंस और कार्टेज अलग है। कन्वेंस आपका पैसेंजर से रिलेटेड किराया लग रहा है, ठीक है, और भाड़ा गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया, एक बना दिया हमने हेड किसका, स्टेशनरी का। एक हमने बना दिया पोस्टेज का और एक हमने बना दिया वेजेस का और बाकी हमने किस में डाल दिए, अदर। जनरली यही हेड बनेंगे। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे एक आध हेड किसी में कम या किसी में ज्यादा। और बात समझिए, सर मान लीजिए हम वेजेस का ना बनाते, वेजेस को भी हम अदर में ही डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इन्होंने 6 हेड बनाए हैं, आप 5 ही बनाते, या आप अदर की वजह रिफ्रेशमेंट का एक अलग हेड बना देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इज दिस ओके? मेरी बात समझ में आ रही? बट जनरल प्रैक्टिस में हमें इन हेड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये इन्हीं खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। और बाकी कुछ अदर, अब मान लीजिए 20 अलग अलग तरीके के खर्चे हैं, तो आप 20 अलग अलग तरीके के हेड ना बनाओ। आप देखो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके हेड बना लो, और जो एक आध बार हुए उनको कहां डाल दो, सन्ड्रीज में डाल दो। किस में डाल दो, सन्ड्रीज में या अदर्स में, सन्ड्रीज में डाल दो। बोल रहे बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये हमने हेड बना लिए। अब फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। अब वैसे क्या होता था, आप जो नॉर्मल फॉर्मेट बनाते हो, डेट, रिसिप्ट, अमाउंट, ऐसे बनाते हो, और फिर डेट, रिसिप्ट, डेट, पेमेंट, अमाउंट। अब रिसिप्ट एक ही बार हो रही, कितनी बार हो रही, एक। तो रिसिप्ट में बार बार डेट का कॉलम लगाने से कोई फायदा नहीं, तो हम इसमें एक ही डेट का कॉलम लगा रहे हैं। किसका कॉलम लगा रहे हैं, एक। तो डेट के जो 2 कॉलम होते थे वो एक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिसिप्ट दिखा रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम क्या दिखा दे रहे हैं, पेमेंट। हमारा जो फॉर्मेट बनना है कुछ ऐसा बन रहा है कि ये हमने बनाया डेट का, ठीक, ये हमने बनाया रिसिप्ट का, बोलो बेटा, ये हमने बनाया रिसिप्ट का, और इसके बाद यहां हमने बनाए पेमेंट्स के। किसके बनाए, पेमेंट्स, जिसे हम यहां पर्टिकुलर्स कह रहे हैं। अब क्योंकि यहां पेमेंट जो हो रहे हैं ना वो अलग अलग आइटम के हो रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं एनालिटिकल कैश बुक। क्या कहते हैं, एनालिटिकल कैश बुक। हर आइटम का अलग। तो हमने हर आइटम के इतने हेड बना लिए, जितने हेड हमने यहां पर देखे थे। कन्वेंस का अलग हेड, कार्टेज का अलग हेड, स्टेशनरी का अलग हेड, पोस्टेज का अलग हेड, वेजेस का अलग हेड, इनके हमने अलग हेड बना लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज ये समझिए, जैसे वहां पर लेजर फोलियो नंबर डालते थे हम दोनों साइड, यहां पर हम एक ही साइड लेंगे, क्योंकि दोनों साइड ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ट्रांजैक्शन तो केवल किस साइड है, पेमेंट साइड। तो वहां यहां पर हम लिखेंगे वाउचर नंबर। क्या लिखेंगे, वाउचर। कि जो आप सन्ड्री एक्सपेंसेस कर रहे हो उनका एक वाउचर बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वाउचर। उस वाउचर का नंबर लिखेंगे। तो अब हम अगर सिंपल थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहें तो हमारा फॉर्मेट कैसे बन जाएगा, हमारा फॉर्मेट बन जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट का अमाउंट, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, और फिर पर्टिकुलर, और फिर टोटल। एक क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल का मतलब ये अमाउंट आ गया, पेमेंट का अमाउंट आ गया। पहले कॉलम में पेमेंट था और दूसरे कॉलम में क्या आ गया, पेमेंट का अमाउंट।
बस बाद में फिर इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि जो टोटल आप दिखा रहे हो तो टोटल दिखा दिया, बट इसको फिर हम एक एक आइटम को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल कैश बुक। क्या कहते हैं? एनालिटिकल। मेरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। हम कैश बुक अभी बना रहे थे तो कैसी बना रहे थे? ये डेट, ये रिसिप्ट और ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पेमेंट और ये अमाउंट, और ये वेजर फोलियो थे, ये वेजर फोलियो। बोलो हाँ या ना? इनकी जगह पे हमने वाउचर नंबर डाल दिया, एक ही डाल दिया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइड तो एक ही बार ट्रांजैक्शन हो रहा, बार बार होगा ही नहीं। दूसरी बात, ये रिसिप्ट का जो इतना बड़ा हम पार्ट देते थे, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि रिसिप्ट एक ही बार हो रही है, बार बार रिसिप्ट का कोई मुद्दा नहीं। पेमेंट का पूरा एज इट इज रहेगा, तो देखिए पेमेंट का एज इट इज रहेगा तो ये पर्टिकुलर ये पेमेंट साइड एज इट इज रहेगी, और ये अमाउंट एज इट इज रहेगा। ये सुनो, तो अब सोचिएगा जरा, अब मेरा फॉर्मेट कैसा बन जाए? कैसा बन जाए? डेट हमने कॉमन कर ली, डेट हमने कॉमन कर ली, डेट का यहां हमने दिखा दिया रिसिप्ट, क्योंकि एक ही बार होनी है तो इसकी बात खत्म। बोलो बेटा। यहां हमने दिखा दिया वाउचर नंबर, यहां ये बात तो बिल्कुल कॉमन, इसमें तो कुछ होने नहीं। अब मेन मुद्दा कहां आना है? पेमेंट में आना है। तो पेमेंट के लिए हमने बनाया पर्टिकुलर्स और हमने बनाया टोटल। जैसे हम अमाउंट कहते थे, क्या कहते थे? अमाउंट। अब उसे हमने क्या कह दिया? टोटल। तो देखो, अगर आप गौर से देख रहे होगे तो यहां से अगर आप देखना शुरू करो तो डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये पूरा आपको मिल रहा है क्रेडिट साइड का। हाँ या ना? क्यों? इस साइड ट्रांजैक्शन है, बस थोड़े से ऑर्डर चेंज हो गए। क्या हो गए? ऑर्डर। और इनको और बेटर कंट्रोल करने के लिए हमने फर्दर हेड बना दिए। कौन से? एक हमने बना दिया कन्वेंस का, एक हमने बना दिया कार्टेस का, एक हमने बना दिया स्टेशनरी का, एक हमने बना दिया पोस्टेज का, एक हमने बना दिया वेजेस का, और एक हमने बना दिया सन्ड्रीज का। बोले हाँ या ना? ये हमने एक एनालिटिकल, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आप अपनी कॉपी को लैंडस्केप फॉर्म में करेंगे और फिर बनाएंगे। पेटी कैश बुक।
सन्ड्री इनकम्स होती नहीं जनरली, वो उनका कुछ वो सारा कैश बुक। देखिए इनकम, आप बात समझिएगा ना, एक बात समझिएगा, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो अगर मेरे यहाँ इनकम की फीस रिसिप्ट की अगर 100 एंट्री होंगी, कितनी एंट्री होंगी 100, तो खर्चे की 1000 होंगी। इनकम तो कुछ रूप में आनी होती है, खर्चे अगर मेरे साल भर में अगर मैं एंट्री करूं, साल भर की अगर बात करूं, तो अगर 1000 एंट्री है साल भर में इनकम की, या 500 एंट्री है इनकम की, तो खर्चे की 10,000 होंगी। तो इनकम की रिकॉर्डिंग की दिक्कत नहीं है, इनकम आ रही है उसको तो हम बहुत संभाल के रखेंगे। समस्या क्या होती थी पुराने सिस्टम में कि खर्चों में पेटी कैश बुक में कैशियर ध्यान नहीं दे पाता, तो चुटपुट के बहुत उल्टे सीधे खर्चे हो जाते थे। जो कैशियर मेन हेड कैशियर होता था वो ध्यान नहीं, अब किसी ने खर्चा किया, विका नहीं विका, बड़ा झंझट होती थी। छोटे छोटे खर्चों में क्या होता है कि चोरी हो जाती थी, वो गलत कर जाते थे, उसके एम्प्लॉइज गलत कर जाते थे, ये चीज मैनेज नहीं होगा। देखो बड़ा अमाउंट होगा मेरे माइंड में होगा, बट छोटा मोटा अमाउंट माइंड में नहीं होगा। स्टेशनरी कितने की आई, अब हम इतना प्रेशर में हम दिमाग लगा ही नहीं पा रहे हैं स्टेशनरी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब स्टेशनरी वो करते क्या है, होता है ऐसा इंप्लॉइज के केस में ऐसा होता है कि अगर 1000 रुपए की स्टेशनरी आई, वो बिल कितने का बनवा देते, 1500 का। कई बार 1000 की आई 2000 दिखा दिए, तो कम से कम चलो बिल ज्यादा बनवा देते हैं अलग बात है, कम से कम हम उनको कंट्रोल तो कर पाए। इस वजह से ये सिस्टम कौन सा लेके आ गए, पेटी कैश का। इससे हम चुटपुट के खर्चों को कंट्रोल भी कर पाते हैं, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। इनकम में तो हमें जो आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनकम में तो कैश बुक में ही मैनेज होगी। इज दिस ओके? अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली 1 तारीख को क्या हुआ था बोलो, रिसीव ₹100। तो जनवरी, जनवरी डाले हमने, जनवरी डाली, डेट डाली जनवरी 1, और 100 मिला है तो हमने यहां पर लिख दिया 100 बस। और यहां पर हम पर्टिकुलर दोनों का कॉमन लिख रहे हैं, और क्या लिख देंगे, टू कैश। कहां से मिला है, कैश से, टू कैश, बस बात खत्म। बस अंतर कितना है कि कैश वालों का अमाउंट इस तरफ आया है, और जो बाकी के खर्चे होंगे उसका अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो जो 2 अलग कॉलम हुआ करते थे उनका हमने एक कॉलम बना दिया। इज दिस ओके? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? अब पढ़ो जरा, आप क्या कह रहे हैं। पेड बस फेयर कन्वेंस है, बोलो बेटा। तो हम कन्वेंस है तो कन्वेंस में दिखाते हैं बाय कन्वेंस। यहां पर क्या लिखे हम, बाय कन्वेंस। कितना कितना 0.50, ये तो टोटल है, और साथ ही साथ में से हम कन्वेंस के कॉलम में भी दिखा दें 0.50। बताइए ये एंट्री आपको समझ में आई? सर ये कन्वेंस के कॉलम में क्यों दिखा रहे हो, इसी के साथ साथ हमारा लेजर भी बन के तैयार हो जाएगा, टोटल हमें पता चल जाएगा कन्वेंस में कितना खर्चा हुआ, इसके बैलेंस की हमें लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। बाकी एंट्रीज में दिक्कत यही तो होती थी, मैंने आपको बताया था कि एंट्रीज होती चली जा रही, कल के दिन अगर तुम्हें पता करना हो कन्वेंस में कितना खर्चा हुआ, तो सारी एंट्रीज आपको क्या करनी पड़ेंगी, छाटनी पड़ेंगी। वो जो क्लासिफिकेशन है वो तुम पहले से ही करते चले आ रहे हो। तो यहां पर इस पेटी कैश बुक में क्लासिफिकेशन साथ ही साथ में होके चल रहा है, जिससे लास्ट में आपको यह भी पता चल जाएगा कि कन्वेंस में टोटल कितना खर्चा हुआ, कार्टेज में टोटल कितना खर्चा हुआ। आपको अलग से एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस ओके? अगला खर्चा कौन सा है, पेड कार्टेज, नहीं उससे पहले पेड बस फेयर। अच्छा हो गया ये, पेड कार्टेज। तो जनवरी 2 को हुआ था, जनवरी 2, ये जनवरी 2 को ही करेंगे हम बाय कार्टेज। कितना पे किया है, 2.5। तो टोटल में तो हम 2.50 ही दिखाएंगे, और कार्टेज में दिखा देंगे कितना, 2.50। बोलो बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पेड फॉर पोस्टेज। तो अगेन जनवरी 3 को हम यहां पर दिखाएंगे बाय पोस्टेज। कितना कितना पोस्टेज दिखाएंगे, 5। और पोस्टेज में हमारा है यहां पर 5। ठीक है बेटा। देन पेड वेजेस फॉर कैजुअल वर्कर 6। तो वेजेस डेट कौन सी है,
3 जैन को ही, तो 3 को ही बाय वेजेस कितना 6 रुपीज, तो वेजेस में हमने दिखा दिया 6 रुपीज। देन पेड फॉर स्टेशनरी 4 तारीख को 4 रुपए की, तो 4 तारीख को मतलब 04, और बाय स्टेशनरी कितने की 4 रुपए की, यहाँ टोटल में दिखाया और यहाँ हमने स्टेशनरी 4 रुपए की दिखा दी। फिर 4 तारीख को बस फेयर 2 रुपए का, तो कन्वेंस 4 तारीख को बाय कन्वेंस 2 रुपए का, और ये हमने कन्वेंस में ही दिखा दिया 2.00। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ठीक है, फिर इसके बाद बताइए पेड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर। अच्छा, रिपेयर ऑफ चेयर का हमारे पास कोई हेड नहीं है, तो हम इसे सन्ड्रीज में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डेट कौन सी है 5, तो 5 तारीख को बाय सन्ड्रीज कितने की है 15 की, और सन्ड्रीज में हमने दिखा दिया कितने। फिर इसके बाद बस फेयर अगेन कन्वेंस 5 तारीख को, बाई कन्वेंस कितना है 1 रुपए, तो टोटल दिखाया और यहाँ 1 रुपए दिखा दिया। फिर इसके बाद 5 तारीख को ही कार्टेज है, बाई कार्टेज कितने का 4 रुपए, और कार्टेज हमने दिखा दिया 4 रुपए। देन 6 तारीख को बाय पोस्टेज, तो पोस्टेज कितने का है 7 रुपीज, तो हमने पोस्टेज में दिखा दिया 7 रुपीज। देन बाय बस चार्जेस कन्वेंस है, कितना है, तो कन्वेंस में हमने दिखा दिया 3 रुपीज। एंड देन फिर इसके बाद कार्टेज, तो 06 बाय कार्टेज कितना 3 रुपीज, तो हमने कहाँ दिखाया कार्टेज में 3 रुपीज। देन स्टेशनरी 6 तारीख को ही बाय स्टेशनरी, तो कितने की है 2 रुपीज की, और कहाँ दिखा दें हम स्टेशनरी में। फिर है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, अगेन ये अदर में दिखा दें बाय रिफ्रेशमेंट सन्ड्रीज में दिखा दें कितना 5। हाँ, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ टोटल आएगा, ये डेबिट साइड का टोटल आया 100, और क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आएगा 100। ठीक है, टोटल आना चाहिए, और जो कम पड़ रहा है वो क्या निकालते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो यहाँ निकाल दीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बट इसमें तरीका ये है कि एक बार इनका पहले टोटल निकाल लो, इनका टोटल कितना आया
60, तो टोटल आया 60। अब बैलेंस कैरेट डाउन कितना निकाल दिया 40, ये आपका हो गया 100। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब आप इनका केवल टोटल कर दीजिए हर एक हेड का, तो उसका भी टोटल करोगे तो वो टोटल आपका कितना आ जाएगा 60 आएगा। ये यहाँ पर टोटल करिएगा हर हेड का, एक्चुअल में इसके सामने ही दिखेगा, तो हर हेड का टोटल यहाँ पर कर दीजिए। तो हर हेड का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, सबका टोटल करोगे और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर। अगले मंथ में क्या हो जाएगा, ये 40 ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। हेड कैशियर हमें 60 और दे देगा, फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा 100, फिर हम आगे काम करते रहेंगे। ये आपका कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। बताइए, आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। आई होप बात समझ में आ गई है। आपसे क्वेश्चन थ्योरी में और भी पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक बनाने की आखिरकार एडवांटेजेस क्या हैं? तो क्या एडवांटेजेस हैं, सेविंग ऑफ टाइम ऑफ चीफ कैशियर, हेड कैशियर का, सेविंग इन लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। अब लेजर पोस्टिंग का ज्यादा इशू नहीं रहेगा, कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट, स्मॉल पेमेंट पे हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाए। अच्छा, इसकी अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो पोस्टिंग कहां होगी, ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे खर्चों के अकाउंट बनेंगे और उनके डेबिट साइड में अमाउंट पोस्ट कर दिया जाएगा। कहां पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप चाहो तो लिख लो, नोट डाल के लिख दो, ये पोस्टिंग का लिखा हुआ है। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, या टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, नोट डाल के लिख दो, टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस is posted to is posted to debit side, debit side to the respective head, debit side to the respective head। बोलो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। कहां पर करेंगे, डेबिट साइड। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री एंट्री कर सकते हो ना, इनकी क्या एंट्री होगी, ये सारे क्रेडिट में आ रहे हैं, इन सबको डेबिट करेंगे। तो देखो, अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि उसके लिए जनरल एंट्री पास करिए, क्या करिए,
जर्नल एंट्री करिए तो जर्नल एंट्री हो जाएगी क्या, जो भी हर हेड के टोटल आए हैं, जैसे कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, इन सब के टोटल आए हैं, तो इन सबको डेबिट करो और पेटी कैश अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। तभी तो इनकी पोस्टिंग क्या होगी, इन सब के अकाउंट में किस साइड होगी पोस्टिंग, डेबिट साइड होगी। किस साइड होगी, डेबिट। मतलब कन्वेंस अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, टू पेटी कैश। कार्टेज अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, टू पेटी कैश। तो यही मैंने आपसे नोट में डलवा दिया है। और अगर एंट्री की बात करी जाए तो एंट्री आप ये कर दोगे, जितने खर्चे हैं तो खर्चे डेबिट किए जाएंगे। वैसे खर्चों की क्या एंट्री करते हो, एक्सपेंस टू कैश, बट यहां पर एक्सपेंस टू कैश नहीं, यहां पर क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस टू पेटी कैश। तो जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएंगे और पेटी कैश बुक क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो ये आप एंट्री और कर लीजिएगा। बोलो बेटा, बस। और अगर आपसे कहे पेटी कैश अकाउंट बनाओ तो इसी का आप अकाउंट बना सकते हो। पेटी कैश बुक बनाना क्या है समझ में आ गया, अकाउंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलस्ट्रेशन 5, हो गया होगा, ठीक है। फिर आप बात समझिए, एंट्रीज फॉर सेल थ्रो क्रेडिट और डेबिट कार्ड। बात बस समझ लो, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आप दुकान पे जाते हो, जैसे आप गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाइए, किसकी दुकान पे जाइए, गोल्ड स्मिथ, और आप उससे कहते हो कि भाई साहब कैश पेमेंट नहीं है, हम कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो एक मशीन देते हैं आपको, वो देखा ना, मशीन स्वैप करने वाली। अगर उस मशीन से आप पेमेंट करते हो ना, तो कहते हैं हम आपसे 1% ज्यादा चार्ज करेंगे। किसी ने सुना है, नहीं सुना, कि अगर आप मशीन से पेमेंट करोगे तो 1% ज्यादा चार्ज करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जिस बैंक ने उनको मशीन दी होती है ना, बैंक उससे प्रोसेसिंग फीस लेती है। क्या लेती है, पैसा, प्रोसेसिंग फीस। तो वो प्रोसेसिंग फीस सामने किससे कवर अप करना चाहते हैं, कस्टमर से। किससे रिकवर करते हैं, कस्टमर। बात समझ में आ रही है। तो ये जो जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हो ना, तो पेमेंट लेने में आपको एक प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है, जो जो मशीन है, उस मशीन को जिस कंपनी ने इशू किया हुआ है, जिस बैंक ने इशू किया हुआ है, उसे एक पेमेंट देना पड़ता है, एक कमीशन देना पड़ता है, आपको एक फीस देनी पड़ती है। बस उस फीस की अकाउंटिंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, नाउ डेज sales through credit debit card are issued by almost every bank in India, either directly or with collaboration of some other agencies. HSBC कार्ड, SBI कार्ड, BOB कार्ड, ICI कार्ड, ये बहुत सारे कार्ड दिए गए, बहुत सारे पॉपुलर हैं। प्रोसीजर फॉर इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर एज फॉलोज। अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के इशू करने के प्रोसीजर क्या है, ये आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे इशू करती है, आपसे फॉर्म भरवाती है, ये करेगी, फिर वो इशू करेंगे, पिन जनरेट करेंगे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और कुछ चार्जेस भी लेते हैं। मेन मुद्दा ये है यहाँ पर, बस इतनी सी बात है कि जब हमने सामने वाले कस्टमर से सेल करी है, तो उससे हमने कुछ पैसा किस बात का लिया हुआ है, बोलो बेटा, प्रोसेसिंग फीस का भी लिया होगा। लिया हो हमने या ना लिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमने बैंक को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर हमने, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया, आपने मुझे फीस, चलो ऐसे समझो, आपने मुझे फीस देनी थी, आप बोले सर हम कार्ड से देंगे। मैंने मशीन भी रखी हुई है, स्वैप मशीन, ऑनलाइन में नहीं देनी पड़ती 1 लिमिट तक, बट मैंने स्वैप मशीन रखी हुई है। तो स्वैप मशीन से आपने मुझे 30,000 का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया, स्वैप मशीन से आपने मुझे 30,000 का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया, 30,000। और जिस बैंक की स्वैप मशीन थी, वो बैंकर मुझसे कहता है 1% लेंगे। कितना लेंगे, 1%। तो 30,000 के 1% कितना हो गया, 300 रुपीज। तो जब मैं सेल की एंट्री डालूंगा तो क्या एंट्री होगी, सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से एंट्री होगी, 30,000 से, क्योंकि मुझे आपसे कितना पैसा मिला हुआ है, 30,000। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो हाँ या ना। और बाद में फिर मैं कमीशन को क्या करूंगा, पे करूंगा, तो उसकी एंट्री डालूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आएगा, 29,700। या तो आप ऐसे समझो, या तो मुझे पता था कि मैं 30,000 ले रहा हूं और आपसे मैं कहूंगा अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 300 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मैं आपसे कितना रुपए लूंगा, 30,300। तब मैं सेल की एंट्री क्या डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की, 30,300। और जो 300 रुपए मैंने कमीशन के देने हैं, उसके लिए मैं क्या एंट्री डालूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आ जाएगा, 30,000। तो मेरी बात समझ में आई।
कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से सेल कर रहे होगे तो जितने अमाउंट आपने कवर किया होगा उससे सेल की एंट्री करोगे, साथ ही साथ में जो कमीशन आपने बैंक को दिया होगा वो कमीशन की आप अलग से एंट्री करोगे, उसकी एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आप चाहें तो हेडिंग डालें अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट डेबिट कार्ड सेल, अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड सेल। अगर हम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से सेल कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, और दोनों एंट्री लिख लीजिए और आपको बात भी समझ में भी आ रही होगी। जो कस्टमर से हम पैसा रिकवर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो पूरे अमाउंट से हम सेल की एंट्री करेंगे और बाद में जितना हम कमीशन पे दे देंगे, जितना कमीशन कट जाएगा उतने की एंट्री हम कमीशन के लिए कर देंगे, कमीशन टू बैंक। इज दिस ओके? ये हमने सेल बात कर ली है। फिर इसके बाद है ये ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, ये आपको करने हैं। और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, होमवर्क में दिया था या नहीं दिया हुआ था? हाँ, ये आपका उसका है, आपका किसका? पेटी कैश बुक। अब हो जाएगा, ज्यादा कोई खर्चे नहीं है, पेटी कैश बुक का हो जाएगा, आप हेड बना लोगे और पेटी कैश बुक का, तो ये आपका होमवर्क में हो गया। ये पेटी कैश बुक का आप क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। यहां पर मुझे एक बात और बताइए, अगर हम कैश बुक से पोस्टिंग की बात करें कि कैश बुक से एंट्रीज कहां पर पोस्ट होंगी, तो बताओ। कैश बुक में, कैश बुक हमने बनाई, ये रेसिप्ट होते हैं, यहां पेमेंट, तो जो यहां आइटम आते हैं इनकी पोस्टिंग कहां जाएगी? इनकी पोस्टिंग कहां जाएगी? यहां जितने भी आइटम आएंगे इनकी पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। जैसे यहां राम आया, राम से हमें पैसा मिला, तो इसकी एंट्री कहां जाएगी? राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड। कहां जाएगी? राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड। और अगर कोई खर्चा है तो वो कहां जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो आप एक नोट डाल लीजिए, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, तो बैलेंसेस ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये डायरेक्ट जाते हैं। इनकी पोस्टिंग कहाँ? ये पोस्टिंग नहीं होती, ये डायरेक्ट जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ये कहाँ जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। और अकाउंट, अकाउंट्स सोन इन रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में जो अकाउंट हैं आर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो जो भी रिसिप्ट साइड में आइटम है वो अपने अपने अकाउंट में किस ओर चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। और अमाउंट, अकाउंट की जगह अमाउंट लिखो, अमाउंट सोन इन पेमेंट साइड
are posted to debit side of their respective account. कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड। भाई जो आइटम डेबिट में है वो कहां चले जाएंगे? क्रेडिट में। और जो आइटम क्रेडिट में है वो कहां चले जाएंगे? डेबिट। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए अब एक काम करेंगे हम लोग। अब आप ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू इनको आप अभी खत्म कर दीजिए। 10 मिनट का समय लीजिए और इन्हें खत्म कर दीजिए, ठीक है? बाकी आज के लिए हम कैश बुक का इतना ही पार्ट रखेंगे। बाकी का जो बचा हुआ समय है वो हम मैथ में देंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अभी क्वेश्चन करिए आप लोग।